सो हेलो एवरीवन। तो आज जो आप लोगों का सी डी एस 1 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। जो जी के वाला सेक्शन है उसका, ठीक है। ये सेट तो यार मुझे पता नहीं, जो मेरे पास आया था वो उसी का है, मतलब बी तो नहीं है ये, इतना मुझे पता है। ए सी डी में से कोई है, कमेंट करके बता देना, ठीक है, कौन सा सेट है। लेकिन क्वेश्चन तो ऑब्वियस से बात है वही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फ़िज़िक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। और हाँ, जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें से मोस्टली जो यहाँ पर मैं आंसर की आपको देने वाला हूँ, मेरे तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक्यूरेट हो एकदम। अगर कुछ कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई वुड कन्फर्म इट। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है। और अगर मैं इन जनरल रिव्यू दूँ तो साइंस, आई थिंक आपको पता ही होगा, साइंस आसान ही है काफ़ी। बाकी अगर मैं बात करूँ सबसे टफ जो रहा है वो हिस्ट्री वाला सेक्शन रहा है। हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ थे, काफ़ी डुएबल भी थे। अगर मैं बात करूँ 6 से 7 क्वेश्चन डुएबल थे साइंस में आराम से, ठीक है। और बात अगर करें बाकी सेक्शंस की, जैसे पॉलिटी था, मॉडरेट था, ज्योग्राफी भी मैं मॉडरेट लेवल पे ही रखूँगा, और इकोनॉमिक्स भी। करंट अफेयर भी ठीक ठाक था, ऐसा कोई बहुत आसान और बहुत ही डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर द मिरर इज़ लाइकली टू बी। इरेक्ट इमेज किस में बनती है? हमें पता है जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमारी सीधी बनती है, उल्टी तो बनती नहीं है कि हमारा जो सिर होता है वो नीचे चला जाता है, तो ये तो होगा ही होगा। कॉनकेव में अगर बात करें, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कॉनकेव में तो हमें पता है कि भाई सारे केसेस में कैसे इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, एक्सेप्ट वन केस होता है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये तो होने से रहा। कॉन्वेक्स में भी हमें पता है कि हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है। जैसे प्लेन मिरर में, क्योंकि मिरर ये रहा, तो अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो जो इमेज बनेगी वो पीछे बनती है, जो प्लेन मिरर है उसके। तो इसलिए ये कैसी इमेज हुई, वर्चुअल, सीधी है तो इरेक्ट होगी। इसी तरह सेम कॉन्वेक्स में भी होता है, तो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स इसका सही आंसर होगा। द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इस, तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल इसका सही आंसर होगा, बिकॉज फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है इससे हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकालते हैं। राइट हैंड रूल से अगर हम बात करेंगे तो करंट इससे हम निकालते हैं। कोई कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा वो निकालते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ मोटरसाइकिल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड्स वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में कितना होगा? तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम। वेलोसिटी तो दो दी हुई है, 5 और 7, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे जो कि होगा 5 + 7/2 इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड का। तो यहाँ पर 12/2 6, 6 × 3 8, मतलब 6 × 3 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। The minimum power required to lift a mass of 50 kg up to a vertical distance of 8 meter in 10 seconds is, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो पावर, और आई थिंक थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आपको, है ना। और बाकी ये पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोडेड है पहले से ही, आप में से काफ़ी लोगों के पास होगी, नहीं है तो टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्क डन की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, फोर्स इंटू, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स तो यहाँ पर होगा mg, ठीक है, बिकॉज m है यहाँ पर 50, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने का, 8 का, और टाइम है यहाँ पर 10 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 400 वॉट यहाँ पर सही आंसर निकल के आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है? ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसमें ये पढ़ते हैं, तो ये पहला वाला तो सही है, मैंने गलत पूछा हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसका लेना देना लॉज ऑफ मोशन से निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लेना देना लॉ ऑफ मोशन से नहीं है। जो हम Gm1m2/r² पढ़ते हैं, इसका कोई लिंकेज लॉज ऑफ मोशन से तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी जो है फ्लोट कर रही है मान लो, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि उसका जो वेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बॉइंट फोर्स, यानी उत्प्लावन बल जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बॉइंट फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगता है, और कितना लगता है, जितना पोर्शन उस पर्टिकुलर फ्लूइड जिसमें वो इमर्स्ड है वो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, उतना रिप्लेस कर रखा है उसने, ठीक है, उतना
जो वेट जितना भी रिप्लेस कर रखा होगा, जितना भी वेट रिप्लेस कर रखा होगा उतना ही बॉयंट फोर्स लग रहा होगा। तो अगर वो बॉयंट फोर्स बॉडी फोर्स अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा तो उसके वेट से, यानी कि mg है वेट और ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लेते हैं FB फोर्स बॉयंट, तो अगर फोर्स ऑफ बॉयंट ज़्यादा है mg से तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लोट करता रहेगा। अगला है ये क्वेश्चन, ओके ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बॉयंट फोर्स पे ही। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg इन वॉल्यूम दिस मच इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, द बॉयंट फोर्स आपको बताना है एक्सर्टेड बाय वाटर कितना होगा बॉयंट फोर्स। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बॉयंट फोर्स क्या होता है, वही होता है अगर हमने देखा कि जितना वॉल्यूम ऑफ वो फ्लूइड, जैसे यहाँ फ्लूइड वो वाटर है, तो जितना उसका वेट उसने रिप्लेस कर रखा होगा, जितना वेट उसने रिप्लेस कर रखा होगा उस वाटर का, उतना ही लग रहा होगा। तो वेट क्या होता है, m/g, यही होता है। अब मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1000 दी हुई है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, और ये ग्रेविटी हम 10 रखेंगे तो ये देखो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये 10⁻⁴10⁻⁻⁴ से कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 न्यूटन। सिंपल। अ लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वाट एट 220 वोल्ट हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स। पावर डिसिपेटेड, तो पावर कितना डिसिपेट होगा, तो पावर डिसिपेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको आई थिंक पता होगा, कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बाद में, पहला वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाँ ठीक है, तो पहला जो था, पहले आपका लाइट बल्ब, ठीक है, इतना उसका रेटिंग है 220 वोल्ट का, एंड हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड। तो 110 ऊपर रखेंगे, 220 नीचे, स्क्वायर, और आपका जो पावर दिया गया है दैट इज़ 60 वॉट। तो यहाँ से निकल आएगा आपका, ये 2 बार में कैंसिल होगा, तो यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ये 1/4 आएगा पूरा, ये निकल के यहाँ पर इंटू 60 और 15 चौको 60, यानी 15 वॉट सही आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, फिर किस मिरर का, तो ध्यान रखिएगा कॉन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा यूज़ किया जाता है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि साइंस काफ़ी बेसिक सी आई है। ये क्वेश्चन होगा आपका ज्योग्राफी से। सेकेंडरी वेव, तो जो हमारी जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, जिनको कि हम बॉडी वेव, सरफेस वेव में डिवाइड करते हैं, देन बॉडी वेव्स को फर्दर पी वेव्स और एस वेव्स में डिवाइड करते हैं। तो उनमें से जो पी वेव होती है, जो उनमें से बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। तो मिनरल को आइडेंटिफाई करना है, ग्रीनिश क्रिस्टल होता है और बसाल्टिक रॉक में यूजुअली देखने को मिलता है। मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इसके मेजर एलिमेंट्स हैं। देखिए एम्फीबोलाइट जो है ना, ये तो रॉक है सर, ये रॉक है, मिनरल नहीं है। जिस तरह से आपका, जैसे हम पढ़ते हैं क्वार्ट्जाइट, तो क्वार्ट्जाइट क्या होता है, रॉक होता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। मिनरल तो क्वार्ट्ज होता है, उसी तरह ही आपका रॉक होता है, मिनरल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। फेल्डस्पार भी नहीं होगा आपका, ठीक है। ये होगा आपका ओलिवाइन, ठीक है, ओलिवाइन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट वेदरिंग इज करेक्ट। कौन सा सही है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। अब आपको पता है वेदरिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का, रॉक का टूट जाना इज कॉल्ड एज वेदरिंग। इन सितु प्रोसेस होता है, वहीं रहे रहे वो टूट जाती रॉक। अब मुझे बताओ रॉक कौन सी जल्दी टूट जाएगी, वो टूट जाएगी जो ज़्यादा पोरस नेचर की होगी, जिसमें ज़्यादा पोर्स होंगे। तो किसमें पोर्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा पोर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसी वजह से इसमें फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्स के लिथिफैक्शन या कॉम्पैक्शन से बनती है। तो इज़ मोर इफेक्टिव, और तो ये दूसरा तो सही होगा, इज़ मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज और आर करेक्ट। सरफेस इन्वर्जन क्या होता है, तो हमें पता है कि ऊपर जाने में ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज आपको पता है कि जो हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होती है मेनली इन द ट्रोपोस्फियर, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होती है रादर दैन इंसोलेशन। तो सरफेस इन्वर्जन में क्या होता है, टेम्परेचर घटने की वजह बढ़ जाता है ये, तो उसको बोलते हैं सरफेस इन्वर्जन। ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है एक लॉन्ग
कोल्ड विंटर नाइट में, है ना। तो इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये गलत है, वो स्टेबिलिटी बनाता है ना कि इंस्टेबिलिटी लाता है। तो पहला वाला गलत होगा आपका, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप, जब सूरज आएगा। अभी मैंने बोला सरफेस इन्वर्जन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है कोल्ड विंटर नाइट, हवा ज़्यादा तेज़ ना चल रहा हो और बादल ना होने चाहिए। तो जब सूरज आएगा तो पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन्वर्जन तब तक रहेगा जब तक सूरज नहीं आ जाता। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू इट, दे लुक लाइक कॉटन वूल, ठीक है। ये हम लोगों ने उस सीरीज़ में किया भी था जो हम लोगों ने लास्ट में CDS के लिए स्टार्ट किया था, है ना। ज़्यादा तो लेक्चर्स नहीं हो पाए थे, लेकिन ठीक है। तो दे लुक लाइक कॉटन वूल, दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड हैव फ्लैट बेस, दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर। कॉटन वूल देखते ही सीधा क्यूमुलस, फ्लैट बेस देखते ही सीधा क्यूमुलस, है ना। हाइट 4 से 7 किलोमीटर होती है। निम्बस होते हैं, रेन बेयरिंग क्लाउड होते हैं, सिरस फेदर शेप के होते हैं, सबसे हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। और मेनली यूजुअली आइस क्रिस्टल्स भी इनमें देखने को मिलते हैं। ये भी लो लेवल क्लाउड होते हैं जो लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर हाई रहता है भाई। मिड लैटीट्यूड में तो हाई नहीं होगा। मिड लैटीट्यूड से आप क्या समझते हैं? 30 डिग्री से 40 डिग्री जो लैटीट्यूड नॉर्थ और साउथ, वही है मिड लैटीट्यूड। जो हॉट लैटीट्यूड वाला एरिया है तो वहाँ पर तो ठंडा हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई, और वो भी पूरे साल तक। ये तो एकदम आप हटाओ इसको, ठीक। रेनफॉल इज़ वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन। शॉर्ट वेट सीजन का मतलब है बारिश हर टाइम नहीं होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। तो मानसून क्लाइमेट टाइप में तो ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए, इसमें तो दबा के बारिश होती है इसमें, ठीक है, काफ़ी लंबे समय के लिए। क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पैराग्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप, ओके। सब ट्रॉपिकल बचा है हमारे पास और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बचा है। भैया ट्रॉपिकल और वेट और ड्राई में भी आपको वेट जो सीज़न है वो शॉर्ट नहीं होता है, और वो ट्रॉपिकल में ठीक है टेम्परेचर हाई तो रहता है, लेकिन शॉर्ट वेट सीज़न नहीं होगा, लंबा होता है वेट सीज़न, ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट होगा इसका आंसर, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है एंड दैट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन द सी वाटर। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और देन कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 1, 3, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमस के रिगार्डिंग कौन सा सही है? अभी जो हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स रोज मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछले 2-3 लेक्चर से कि डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस होता है और कोलॉइडल इन नेचर होता है। दोनों चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, जब भी इसके रिगार्डिंग में आपको अभी जो PYQ सीरीज लेक्चर्स में हम लोगों ने किया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। अगेन ये PYQ है, ठीक है, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। SSC में अभी तक भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि 3 स्टेट में कौन फैला हुआ? नीलगिरी है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में है ये। दानुबे जो है रिवर, दानुबे, दनाइपर, दनाइस्तर, ये सब कहाँ गिरती हैं? ब्लैक सी में गिरती हैं सारी रिवर। तो ये नहीं पूछा है, ये पहले पूछ चुका है सीरीज में कि कौन सी कहाँ गिरती हैं, ठीक है। जैसे वोल्गा, यूराल, टेरेक, ये कहाँ गिरती है मुझे बताइए। तो डज नॉट फ्लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कहाँ से नहीं है? तो बेलग्राड, बुडापेस्ट, पैराग्वे, फिर वियना। तो वियना ऑस्ट्रिया में तो करती है ये फ्लो, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी में भी करेगी, बेलग्रेड सर्बिया में भी करेगी। जो प्रेग है ये आपका जो चेच रिपब्लिक है वहाँ पड़ता है, ठीक है, चेच रिपब्लिक, और यहाँ से ये फ्लो नहीं होती है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ईस्टर आइलैंड, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज और करेक्ट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन चिली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हमें पता है, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपको पता है कि पॉलिनेशिया है, पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहीं पे साउथ ईस्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ये ईस्टर आइलैंड, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये चिले का ही पार्ट है, बिल्कुल सही है। और ये जैसे ने बताया कि जो पैसिफिक ओशन का जो ये आप देख सकते हैं फिर पूरे पॉलिनेशिया ग्रुप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। तो सही है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज़ होम टू द एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला। तो यहाँ माउंटेन गोरिल्ला कहाँ पाए जाएंगे? केन्या, किलिमंजारो, क्रेटर या फिर माउंटेन्स में? तो किलिमंजारो में तो यार ये वोल्केनिक है, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है और वोल्केनिक ओरिजिन है। माउंट केन्या भी नहीं होगा, विरुंगा माउंटेन्स हो गए इसका, ऑप्शन नंबर डी विरुंगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉर्डन इज और करेक्ट। तो ये वाला आई थिंक आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे, इन दोनों को हटा सकते थे क्योंकि ये भी वोल्केनिक है और ये भी वोल्केनिक है,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉर्डन कौन से सही है? तो द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक तो नहीं यार जॉर्डन, क्योंकि अगर आप देखो जॉर्डन इज़ बॉर्डर्ड विद रेड सी, है ना, गल्फ ऑफ अकाबा अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो लैंड लॉक तो वो होता है जो चारों तरफ से घिरा हो पूरा लैंड से, कहीं से पानी का एक्सेस ना हो, ठीक है। द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट, ये सही हो जाएगा आपका। A1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर ईस्चुरी इन एशिया? तो पर्ल रिवर जो ईस्चुरी है ये आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ठीक है, या फिर सदर्न पार्ट ऑफ चाइना में देखने को मिलेगा, सदर्न पार्ट ऑफ चाइना में देखने को मिलेगा ये। तो पूछ रहा है कि इस सिचुएटेड क्लोज, तो क्लोज कौन सा है? सिंगापुर तो नहीं होगा यार, सिंगापुर तो काफ़ी नीचे है, ठीक है, सिंगापुर तो काफ़ी नीचे है, और थाईलैंड का बैंकॉक भी काफ़ी नीचे है। आंसर हांगकॉन्ग या मकाऊ में कोई होगा, और मकाऊ ज़्यादा पास होगा। इसको एक बार आप मैप लोकेट करिएगा तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। मकाऊ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि आप ये अगर आपको पता है पर्ल रिवर जो है ना वो चाइना की और उस सदर्न पार्ट में ईश्वरी बनाती है, जिसको हिंदी में ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं। तो आप इन दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर पाओगे क्योंकि काफ़ी नीचे हैं ये सदर्न पार्ट ऑफ चाइना से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ऑस्ट्रेलिया। द कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द सदर्न साउथ पैसिफिक, तो ग्रेट बैरियर रीफ से अलग करता है, सही है आपका कोरल सी। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। मेलबर्न और जो पर्थ हैं आपके, ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में पड़ते हैं, ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में पड़ते हैं। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 ओनली। ये है आपका ओके, ठीक है। इसमें माउंटेन रेंजेस को ऑर्डर में लगाना है। आई थिंक इट इज़ रिलेटिवली काफ़ी आसान क्वेश्चन, बिकॉज ये तो हम पढ़ते ही हैं काराकोरम लद्दाख जंस्कर। जब भी हम लोग हिमालयास के बारे में पढ़ते हैं काराकोरम ऊपर होगा, नॉर्थ से साउथ में ही लगाना है ना, लद्दाख होगा और जंस्कर होगा, ये तो हम पढ़ते हैं 1 3 4 1 3 4, ये 1 4 3 है, ये 1 4 3 है, 1 3 4। तो ये ऑर्डर में ही आएंगे क्योंकि ये लगातार हैं, काराकोरम लद्दाख और जंस्कर लगातार हैं। तो वैसे भी आप डी टिक कर सकते थे। और अगर इसमें कन्फ्यूजन था ए और डी में, तो कुनलुन शाह आपका ऊपर आता है, ऊपर। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सैलाइन सॉइल इन इंडिया इज और आर करेक्ट? तो दे आर रिच इन नाइट्रोजन। तो ये हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि जितनी भी इंडियन सॉइल हैं, चाहे वे ले लो, ब्लैक ले लो, रेड एंड येलो ले लो, ठीक है, लैटराइट ले लो, चाहे सलाइन ले लो, ये पुअर होती हैं फॉस्फोरस में, सॉरी क्या बोलूँ, पुअर होती हैं ह्यूमस में और नाइट्रोजन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसे तो एल्यूवियल और ब्लैक ये सब फॉस्फोरस में भी पुअर होती हैं, रिच होती हैं पोटैश में, ठीक है। तो दे आर रिच इन नाइट्रोजन, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये गया, ये गया। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। बिल्कुल वाटर लॉक्ड स्वैम्पी एरियाज में होता क्या कि आप जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक डाउन पॉइंट यही तो है कि जो सॉयल है वो सलाइन हो गई। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जगह में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जैसे पंजाब में जो रेट ऑफ इवापोरेशन है इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो भाई ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो आपने पानी भर रखा है तो पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट क्रिस्टल से वो रह जाएंगे, तो सॉल्ट जो सॉयल है वो सलाइन हो जाएगी, ठीक है, नमकीन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। सलाल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बगलीहार, दुल्हस्ती, सलाल ये सब आपके चेनाब में है। झेलम में आपके तुलबुल है, किशन गंगा है, ठीक है, और उरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इन इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालयाज? तो हिमालय से कौन सी नहीं निकलती है? तो जस्कार तो यार एक ठीक है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, हिमालयास का पार्ट है, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है, मतलब ठीक है, रिवर का नाम भी है और माउंटेन रेंज का नाम भी है। गिलगिट भी है, ठीक है, गिलगिट भी आपका जो पीओके वाले एरिया वहाँ से निकलती है। हुंजा भी आपका वही जो पीओके वाला एरिया वही हुंजा ट्राइब के नाम पे पड़ा है। गोमल नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये अफगानिस्तान के साइड से निकल के आती है, और ये आपकी गोमल जो होती है ये हिमालयाज से नहीं बल्कि अदर दैन हिमालयाज वाले रीजन से निकल के आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which of the following are the मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो ये हम रिपीटेडली पढ़ते हैं कि जो बॉक्साइट है इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर उड़ीसा है। उड़ीसा है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। अब उड़ीसा के नज़दीकी स्टेट कौन सा है भाई? लॉजिकल सी बात है, मध्य प्रदेश तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश जाना भी जाता है थोड़ा बहुत, तो वो मेनली कॉपर के लिए जाना जाता है, ठीक। तो उड़ीसा और झारखंड यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल। तो कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चंस। तो फायरवॉल क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑटोकैड भी है, MS पावर पॉइंट भी है, बट लिंकर नहीं है। लिंकर की अगर बात करेंगे तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर? हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, ट्रोजन हॉर्स या फिर फायरवॉल? तो ट्रोजन हॉर्स होगा, जो कि एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। व्हाट इज़ द इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो एंड ऑडियो इमेजेस आर टर्म्ड एज? तो इनका इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, नहीं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज ग्रुप नहीं होता है, मल्टीमीडिया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें से कौन सी विशेषता है? इट रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। बहुत आसान सा है क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है, या फिर ये वाला भी। बाकी तो 3 जो क्वेश्चन है वो रिलेटिवली थोड़े से आसान साइड में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द न्यू इनिशिएटिव सच एज भारत विद्या परियोजना, बृहत्तर भारत, नारी संवाद संकल्प? तो किसने स्टार्ट किया है? तो स्टार्ट किया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने है, दैट इज IGNCN है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज प्रॉम्प्टिंग टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धास टीचिंग्स एंड वैल्यू ऑफ लव, कंपैशन, नॉन वायलेंस? तो ये कौन सा है जो बुद्धा जी की टीचिंग्स वगैरह को प्रिजर्व करना चाहता है? तो इट इज़ नालंदा महाविहार नालंदा में जो है, ठीक है। निर्भया फंड जो है ये पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग यही मार्क करके आए होंगे, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे तो नहीं है, नहीं। दी परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च्ड इन 2015-16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्ड एट। परंपरा चली आ रही है, मॉडर्न का उल्टा हुआ है भैया। परंपरा जो चली आ रही है पहले से पुराना, वो मॉडर्न का तो उल्टा है, मॉडर्न तो हो ही नहीं सकता है। प्रोवाइड इम्प्रूव्ड एक्सेस, सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ऑन मानसून। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो परंपरागत तरीके से होती आ रही है, नाम से उसको करिए, ठीक है। When did the Union गवर्नमेंट established a सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन? कब स्टैब्लिश करी गई थी? सहकार से समृद्धि, 2021 में नई मिनिस्ट्री बनी थी, अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिली ऑफ मार्टायर्स, रिफॉर्म्स, पीस, सेल्फ रिलायंस। तो आंसर होगा रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिली ऑफ मार्टायर्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इज ऑल करेक्ट? इट वॉज लॉन्च इन 2021। इट्स एम इज टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया सरपास चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, थोड़ा सा अगर आप देखें, थोड़ा सा ये डाउटफुल टाइप स्टेटमेंट लग भी रहा है कि भाई चाइना को हम सरपास कर देंगे। ये काफ़ी अपने आप में बड़ी न्यूज़ है, और ऐसा मार्जिन तो बहुत एक रेजर थिन मार्जिन तो है नहीं कि नहीं भाई इंडिया ने सरपास कर दिया 2024 में, ऐसा नहीं है। तीसरा अगर गलत होगा तो आप यहाँ पर आराम से, आपको सिर्फ तीसरा ही एलिमिनेट करना था और आपका आंसर आ गया था। Millions Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge मानक a scheme under the flagship program Innovation in Science Pursuit for Inspired Research केटस। तो जो इंस्पायर है वो किसको केटर कर रही है? इसको अगर आप जो ऑप्शन हमारी सिमिलर ऑप्शन टेक्निक होती है अगर उससे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि भाई ए या डी में आंसर हो सकता है, क्योंकि सिमिलर टाइप लग रहे हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए दैट वुड बी इंस्पायर, ठीक है। ये होगा द स्कूल चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 10 इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? 2024 में किसको मिला? गुकेश डी को मिला, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, चारों लोगों को मिला। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। देन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया? कौन सा सही है? ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, ही emerged in the 1970s with a series of films that challenged mainstream Bollywood. He became widely known for भारत एक खोज, a landmark 53 एपिसोड टेलीविजन सीरीज, और इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान पे बायोपिक भी डायरेक्ट करी थी। ही वॉज श्याम बेनेगल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान आपको पता है ना, उनकी जो बेटी है शेख हसीना, उन पर अभी आपको पता है गवर्नमेंट टॉपल हुआ बांग्लादेश में, तो उसकी वजह से हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा हो। दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज़ दी हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ, तो ये कहाँ का है? ये आपका कुवैत का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा।
बॉल्ड ईगल जो है कहाँ की नेशनल बर्ड डिक्लेयर हुई है, तो ये यूएसए की डिक्लेयर हुई है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, नेपाल। देन मोइडम्स, ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है ना। द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला तो बिल्कुल सही होगा आपका, पहला सही होगा, तो ये दोनों को आप हटा सकते हैं। दूसरा और तीसरा हमें चेक करना है, इनमें से अगर एक गलत है तो ये गया आपका, ठीक है। जो प्रोजेक्ट परी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं है। परी का मतलब होता है पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, ना कि एजुकेशन। कहाँ, कल्चर के अंडर में आता है ये। तो तीसरा वाला गलत होगा, तो दूसरा चेक करने की वजह से ज़रूरत भी नहीं है आपको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असमीज, बंगाली एंड मैथिली। द कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ 1 and 2 नहीं है क्या इसमें, एक सेकेंड। या तो फिर हो सकता है कि दूसरा वाला इसलिए गलत हो क्योंकि यहाँ पर प्राकृत भी आएगी, ठीक है, क्योंकि परी तो इसमें कल्चर के तहत आता है, ठीक है, क्योंकि प्राकृत भी होगा, इस वजह से हो सकता है दूसरा लेगा गलत कंसिडर करें यहाँ पे। देन ये नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं, PSLV C60 जो स्पेडेक्स है ना, जो स्पेस में डॉकिंग के लिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए ये PSLV C60 का यूज़ किया गया। C59 प्रोबा 3 मिशन जो यूरोप की है सैटेलाइट, ठीक है, उसको भेजा गया। C58 ये एक्सपोसैट है ना, साल के शुरुआत में ही भेजा गया था इसको, एक्सपोसैट को। और C57 ये वाला गलत हो जाएगा बिकॉज DSR नहीं भैया इस यहाँ पे, तो जो आदित्य L1 मिशन है उससे रिलेटेड है ये आपका, ठीक है, आदित्य L1 मिशन से PSLV C57। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू GST से कौन सा संबंधित है, तो आपको पता है 101, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग UN एजेंसीज हैज़ रिसीव्ड नोबेल प्राइज मोर देन वंस, तो किसको मिला है, ILO को एक बार, WFP को एक बार, UNSCR को 2 बार मिला है, ठीक है, UNSCR को 2 बार टोटल मिला है। ये हम लोगों ने बैच में किया भी था, 1954 और 1981 में रिसीव हुआ था। बैच में तो बहुत सारी चीज़ें करी थी, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आई थिंक बहुत लोगों ने गलत किया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये PYQ बेस्ड ही है, ठीक है, आ चुका है पहले क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सा सही है, तो CVC आपको पता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ एस्टैब्लिश थ्रू द CVC एक्ट ऑफ 2003। CVC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, येस, अपॉइंटमेंट सबकी प्रेसिडेंट ही करता है। द कमिटी टू रिकमेंड दिस CVC एज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर्स, यस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, PM चेयरमैन होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। In certain circumstances, the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommend the appointment of Central Vigilance Commission. Yes, yes. अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, वो पार्टी जिसको एटलीस्ट 10% सीट मिली हो। अगर नहीं मिलती तो कोई भी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का दर्जा नहीं मिलता है, तो उस केस में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आती है, ठीक है, तो उसको, उसका जो लीडर होता है उसको रख लिया जाता है। तो 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड वाइड UNGA, दैट इज़ UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इज ऑब्जर्व ऑन, तो कब सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 15 सितंबर को। और देखिए 17 सितंबर को हमारे मोदी जी का बर्थडे भी होता है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज ऑल आर करेक्ट, तो कौन सा सही है। PM ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, सही है। LG ऑफ लद्दाख इज़ अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, ये भी सही है, क्योंकि सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ के LG निकल के आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर करेक्ट, तो ये इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो 1990 में एक्ट आया था उसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए अगर आर्टिकल होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती। इट हैज़ द मैंडेट टू रिव्यू दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, येस, 1 and 2 तो होगा ही होगा, ठीक है। It has the mandate to advise the government on all policy matters affecting women. Mandate to advise the government on all the policy matters. ये थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल लग रहा है, बट आई वुड कंसिडर इट राइट 1, 2 and 3। लेकिन थोड़ा सा वही है कि ठीक है, मैंडेट होता है कि नहीं होता है ये थोड़ा सा देखना, मतलब स्पेसिफिकली उसके जो मैंडेट्स उसमें देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन मेरे हिसाब से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D 1, 2 and 3। Which among the following is the latest language to be included in the 8th schedule of कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज पता है हमें 14 थी पहले, अभी 22 हैं, तो इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, तो 21st, 71st, 92nd, सिंधी को जोड़ा गया था, KNM को जोड़ा गया इसमें, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, और इसमें BDSM,
ठीक है, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली को जोड़ा गया, तो लास्ट में तो मैथिली होगी ना 97 सेकंड अमेंडमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ हैं? तो आंध्रा में तो 11 हैं, बिहार में तो 16 हैं, और मध्य प्रदेश में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 ही हैं, तमिलनाडु में 18 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी इज और आर करेक्ट? तो द टर्म ईस्टर्न रिवर्स मीन्स दी सतलज, ब्यास एंड रावी टेकन टुगेदर। ओके ठीक है, तो देखो रिवर का जो फ्लो है इंडस रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज का ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ना, तो अगर हम इस हिसाब से लें, इस डायरेक्शन में खुद को खड़ा करें, तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो इंडस, झेलम, चनाब ये ईस्ट फ्लोइंग होंगी और रावी, ब्यास, सतलज ये वेस्टर्न होंगी। ठीक है, तो एक सेकेंड, शायद मैंने उल्टा रिवर्स बोल दिया। ठीक है, एक सेकेंड को मैं बना ही देता हूँ। ये इंडस है, झेलम है, चिनाब, ठीक है, ये होती हैं आपकी वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से। रावी, ब्यास और सतलज ये होती हैं आपकी ईस्टर्न रिवर्स। अब क्या लिखा हुआ है? ईस्टर्न रिवर्स मीन्स ब्यास, रावी, सतलज सही है, और ये भी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कब हुई थी ट्रीटी? 1960 में। किसने मीडिएशन किया था? वर्ल्ड बैंक ने। चलो खैर, अब यहाँ पर हम पढ़ नहीं रहे, आंसर की देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हैज़ एडेड द राइट टू एजुकेशन एज द चैप्टर ऑफ DPSP। 86th अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन को, नहीं सर, इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को जोड़ा गया। आर्टिकल 45 में पहले यही था राइट टू एजुकेशन, लेकिन 86th अमेंडमेंट ने इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर कर दिया, जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए। राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट एंड DPSP। ये गलत होगा, बिकॉज जो राइट टू वर्क है ये आर्टिकल नंबर 41 के तहत एक DPSP है, वहीं राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी, नीदर 1 नॉर 2 एज डिफाइंड इन द आर्टिकल नंबर 12। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का मतलब पूछे क्या मारना है, सीधा ऑल ऑफ दी अबव मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following descriptions with regard to the parliamentary privilege for members of the Parliament of India is all correct? The speaker is empowered to refer suo motu any question of privilege for the investigation. Yes, उसके पास पावर है कि वो अपने आप से कोई question of privilege को investigation के लिए भेज सकता है, refer कर सकता है। A question of privilege is accorded priority over the other items in the list of business. The privilege extends to freedom from preventive arrest or detention. देखो भाई, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होती है, इन शॉर्ट PP, वो क्या होती है? वो मिलती है, कलेक्टिव होती है, इंडिविजुअल होती है। तो भाई ये होता है कि भाई सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं हो सकती है उनकी, क्रिमिनल में फिर भी हो सकती है। ठीक है, यही तो मिलता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, मिलता है कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी उनकी अरेस्ट नहीं हो सकती है जब तक वो ऑफिस में। इस तरह से प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन की उनके पास कोई प्रिविलेज होती नहीं है, तो ये वाला कट ही जाएगा। पहला तो सही है ही। A question of privilege is accorded the priority over other items in the list of business. ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, both 1 and 2. Which of the following statement about an adjournment motion in the Parliament of India is not correct? कौन सा सही नहीं है? Its objective is to draw attention of the House to any recent matter of urgent public importance. ये सही है, कोई urgent matter of public importance पर अगर attention draw करना है तो उसके लिए adjournment motion is an extraordinary procedure. Yes. द मोशन कैन बी इन्वॉल्व बिकॉज ये नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स होता है उनको बंद कर देता है, और इसको लाने के लिए एटलीस्ट जो है 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, तभी एडजर्नमेंट मोशन आ सकता है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर ही हुआ अपने आप में। दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट मे इवन बी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वाले मैटर पे ये यहाँ पर नहीं रेज किया जा सकता एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, और बाकी तो चेयर होता है, नहीं प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है, जैसे लोकसभा केस में स्पीकर, तो उनके पास डिस्क्रिशन होता है कि वो कंसेंट को रिफ्यूज़ भी मना भी कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो आपको पता है 1997 में हुआ था, किससे संबंधित है? एमिशन रिडक्शन, ओजोन लेयर डेफिनेशन। तो मॉन्ट्रियल हो गया हमारा, रवांडा वाला हो गया, वो होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनके एमिशंस का रिडक्शन करने से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997। 64 हो चुके हैं। ठीक है, 65 पे आते हैं। द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीमार्केटिंग द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947। तो ही वॉज सर साइरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर ए है ना। रेडक्लिफ आपका जो इंडिया पाकिस्तान और करंट में जो इंडिया बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, वो बाउंड्री है ना। तो डॉक्टर मुथुलाक्ष्मी रेड्डी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड टू वुमेन्स कॉलेज। यस। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। शी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। शी वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न 1957। गलत है, बिकॉज उनको पद्मश्री मिला था, भारत रत्न नहीं।
Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of the peace must be constructed. This observation can be found in the constitution of which of the following organs of the United Nations. WHO के में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये होगा यूनेस्को, और यूनेस्को आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ यूक्रेन? पोलैंड, रोमानिया, लिथुवेनिया, फिर बेलारूस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिथुवेनिया शेयर नहीं करता है, बाकी अगर आप बॉर्डर देखेंगे मैप पे तो बाकी सारे कंट्रीज शेयर करते हैं ब्लैक सी से, और ये हम सॉरी यूक्रेन से, ठीक है। पोलैंड, रोमानिया, बेलारूस, ठीक है, ये करेंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड, बिल्कुल सही। फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था अकॉर्डिंग टू, आपको पता है जो चार्टर एक्ट आया था 1833, उसमें प्रोविजन था कि एक लॉ कमीशन बनना चाहिए जिसका पहला चेयरमैन कौन था? थॉमस बैबिंगटन मैकोले था, है ना। और इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया गया भाई भारतीय न्याय संहिता। कमेंट में आप बताएंगे कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको किससे रिप्लेस किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दी सेटिंग अप द बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो काका केलकर की जी के रिकमेंडेशन पे सेटअप, मतलब उनके चेयरमैनशिप पे सेटअप किया गया था। तो और जो थर्ड वाला है उसको मंडल कमीशन बोलते हैं। तो पहला वाला तो काका केलकर होगा, लेकिन जो मंडल कमीशन है थर्ड नहीं, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली विल बी दी सही वाला आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली? तो ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मायोपिया क्या होता है? जहाँ पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो बोलते हैं इसको नियर साइटेडनेस है। सही किस लेंस से होता है बताएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? देख रहे हो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए साइंस में, तो ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ वाले फैट लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? जिब्रेलिन जो होता है ये तो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ ये फ्लावरिंग ऑफ प्लांट में हेल्प करता है, तो ये तो फ्लावरिंग हार्मोन होगा। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, ग्रोथ को मारता है। ऑक्सिन जो होंगे ये तो भाई टिप्स में प्रेजेंट होते हैं और ये भी आपकी क्या बढ़ाते हैं? लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है। और आंसर होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड जो हमारे गर्दन में होता है, जो कि हमारा जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वो इसको निकालता है थायरॉक्सिन को। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोल मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर वाला होता है आपका, ठीक है, वो 120 mFg होता है, और ये होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। आगे बढ़ते हैं 76 में। स्पॉन्जेस, अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है प्लांट एंड एनिमल किंगडम से। ये स्पॉन्जेस होते हैं आपके पॉरीफोरा। ये क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स होते हैं। निडेरिया अगर हम बात करें जो सीलेंट्रेट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। और एनालिडा जैसे जो हमारे सेगमेंटेड बॉडी होती है जिनकी, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, लीचेस होते हैं, ये सब एनालिडा में आते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, ग्लूकोज सुक्रोज का, ग्लूकोज गैलेक्टोज का। तो लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज किस में होता है जरा बताएंगे? कौन सी शुगर होती है किस में देखने को मिलता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। The enzymes which catalyze the same reaction but have different amino acid compositions are commonly referred as, तो same reaction but have different amino acids, isoenzyme। same, ठीक है। आइसोटोप यार सेम एटॉमिक नंबर वाले होते हैं। आइसोमर क्या होते हैं कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो आराम से एलिमिनेशन से भी कर ही सकते थे। पायरोवेट यार हम पढ़ते हैं जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, ये टूटता है साइटोप्लाज्म में पायरोवेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 3। ह्यूमन आई हैज़ अ पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ इमेज नहीं बनती है। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, सेम मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर वालों को आइसोटोप बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वालों को आइसोटोन बोलते हैं। नॉट बी एक्सप्लेन बाई रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं, तो उस प्रोसेस में उनकी एनर्जी लूज़ होगी। जब लूज़ होगी तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो भैया एटम तो स्टेबल रहेगा ही नहीं ऐसा, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है, हमें पता है। तो बाद में ये जो बोर बरी मॉडल है उन्होंने, ठीक है, जो बोर बरी मॉडल है उसने एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम ने कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा होता है उसकी एनर्जी होती है। KLM इस तरह से शेल्स बताई थी उन्होंने, और उनकी एनर्जी होती है, तब वहाँ से स्टेबिलिटी के बारे में पता चला था एटम का। इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 11, तो उसका करेक्ट नेम, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। सोडियम आपको पता होगा 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तभी उनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं। ये तो आपका फॉस्जीन गैस होती है जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? तो ये एलिमेंट होगा आपका,
टिन दैट इज़ एसेंस है जिसको ये भी एलिमेंट होगा। शुगर सोल्यूशन है सर ये, तो आपका ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होगा ये क्या होगा? ओके ठीक है, पूछा कंपाउंड ही तो है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, सजातीय मिश्रण। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो हमें पता है डिस्कवरी किसके लिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ऑप्शन नंबर बी। और उन्होंने बताया था किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन घुसे पड़े हुए हैं। ठीक है, इज अ मेटलॉइड, तो मेटलॉइड कौन सा होगा भाई? जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एस्टाइन, टेल्यूरियम, ये सब होते हैं आपके। ठीक है, बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया जाता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लाइवोइजर ने दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर ओके ठीक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया गया था। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया जाता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑल लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स नहीं। आप खुद देखो, H2O को अगर मैं ले लूँ तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 यहाँ दे दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये देगा। और इसी तरह यहाँ पर भी H2O है, ये भी नहीं होगा। NH3 को आप ले लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल। ठीक है, H3 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2,5 तो 2 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर भी होगा इसके पास, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, 3 इसके पास होते हैं वैलेंस में, तीनों दे दिए। कोबाल्ट कुछ नहीं बचेगा, इसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। बोरॉन 5 होता है एटॉमिक नंबर, 2,3 तीनों फ्लोरीन को दे देगा एक 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 करके, कुछ नहीं बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीशीज दिस। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 2 हो गए क्योंकि H2 है, और 1 चला गया तो 1 बचा। ठीक है, देन हीलियम के पास तो 2 ही होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, इंटू 2 खत्म। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 15। चलो अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इन द इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2024। शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज सब्सटेंशियली। सब कोई भी चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअल होती है, तेजी से एकदम नहीं होती है। ठीक है, तो पहला वाला गलत होगा। शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज्ड, यस, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट, तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में कौन सा सही है? It is international agreement to enable labor movement between countries. It is an international initiative to enable instant cross-border retail payments. It is an international initiative to transfer technology between countries to create database on financial inclusion. तो ये जो है RBI ने स्टार्ट किया था and it was regarding the retail payments, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि भाई जो करंट अफेयर पूछी इन्होंने जुलाई के आसपास की पूछी, जुलाई 2024 की। वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग इज एन आइटम क्लासिफाइड एज कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल, कोर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, कोर कैपिटल गुड या फिर कोर सर्विस। हाउसिंग वुड भी कोर सर्विस के अंडर में आएगा। ठीक है, CPI में ऑप्शन नंबर डी। CPI पे पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया, तो पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हनीवेल, सिटी बैंक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट या फिर सैप लैब्स इंडिया। इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी सिटी बैंक, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है? तो ओके यहाँ पर आई थिंक जो आपको कैच करना था वो था करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? ये होता है जो करंट वाला पार्ट होता है, दैट इज़ जो हमारा विजिबल और इनविजिबल होते हैं, गुड्स और सर्विसेज में जो ट्रेड होता है। आपको पता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है और एक आपका कैपिटल वाला। तो करंट में आता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तो कैपिटल का पार्ट होता है, तो ये तो होगा नहीं, ख़त्म। भले लग सकता है थोड़ा सा टफ सा, लेकिन आपको थर्ड वाला एलिमेंट करके आसानी से हो सकता था। हाउ कैन करेंसी डिप्रिसिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट? करेंसी डिप्रिशिएट करने का मतलब जैसे $1 पहले 70 रुपये का होता था, आज कितने का हो गया? $1 85 रुपये, तो डिप्रिसिएशन हो गया। तो एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इम्पोर्ट प्राइस तो यार ज़्यादा हो जाएगा, इम्पोर्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो इम्पोर्ट कम हो जाते हैं, इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स कर रखा है कि भाई जो CPI का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें आप जो वोलेटाइल गुड्स हैं जैसे फूड और एनर्जी क्या होते हैं? वोलेटाइल, तो इनको आप माइनस कर दो तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिल जाता है।
इन अलाइनमेंट विद द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 पोषण भी पढ़ाई भी वॉज लॉन्च अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो पोषण भी पढ़ाई भी ये लॉन्च हुआ था आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आर्टिकल नंबर 45 का सब्जेक्ट मैटर है उसको स्टेट ने यहाँ पर वो किया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस फ्लेक्सी वर्कर्स कौन होते हैं, जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सी वर्कर्स, ठीक है। तो ये होते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एसएससी सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में भी 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। सीजीएल 2023 नहीं 2022 के मेंस में जो पहला वाला हुआ था, और सीजीएल के प्रीलिम्स भी आ चुका है ये, ठीक है, बाद में। निष्ठा है ये, ठीक है, निष्ठा इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज अगर इफ नॉट रॉन्ग निष्ठा का फुल फॉर्म भी कुछ ऐसा ही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस, ठीक है, इस तरह से कुछ इसका फुल फॉर्म है। फिर अगर बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, तो 3 जेम से ये 71 लग सकता है आपको, बिकॉज ये यहाँ पर पीडीएफ में मिसिंग था तो यहाँ पर मैंने अलग से डाल रखा है, ठीक है, अलग से इसको यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज़ वन ऑफ द 3 जेम्स, 3 रत्न कौन से हैं इसमें से, तो ब्रह्मचर्य, सम्यक दर्शन, या फिर सुनरीता, या फिर अस्तेय। तो 3 जेम्स होते हैं आपके केएफसी, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन होता है। और बुद्ध में क्या होता है, बुद्धा, धम्मा और संघा। जो स्तूपा होता है, स्तूपा में क्या होता है, हर्मिका होता है, हर्मिका के ऊपर छत्र होता है, छत्र में 3 होते हैं वो, तो बुद्धा, धम्मा और संघा को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। तो अर्लीस्ट टेक्स्ट कौन सा होगा, नाट्यशास्त्र और भरत, सुश्रुत संहिता, अष्टधाई जो पन्नी ने लिखी है, और मनुस्मृति। तो ये मल्टीपल टाइम्स पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में, मैंने आपको कई बार बताया कि अष्टधाई जो पन्नी ने लिखी, इट इज़ द ओल्डेस्ट ट्रीटीज ऑन दी ग्रामर। अगर हम बात करें संस्कृत ग्रामर में, तो ये लगभग लिखी गई थी 6 से लेकर 5th सेंचुरी बीसी की बात है। मनुस्मृति अगर बात करेंगे तो 2nd से 3rd सेंचुरी जो बीसी का टाइम पीरियड है वहाँ पर लिखी गई थी ये। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि की, जिसको 5th वेद के नाम से जानते हैं, अभी काफ़ी बाद में सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखी थी, अभी बाद में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकाज इंस्क्रिप्शंस इज करेक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इज इन संस्कृत। माइनर रॉक एडिक्ट इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्र। धौली मेजर रॉक एडिक्ट मार्क्स दी मेंशन इन दी कलिंग वॉर। द कलसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट। तो ये हम लोग अभी रिसेंट में जो पीवाईक्यू सीरीज भी एसएससी के लिए कर रहे हैं उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। कलसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है, आसान है। अगर आपको ये पता, तो अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आजीविका इज नॉट करेक्ट। ये भी किया हुआ है। आजीविका आपको पता है मखाली गौसल ने फाउंड किया था, जो महावीर के साथ घर त्याग किए थे, लेकिन बाद में क्या हुए, बाद में जो है वो घर त्याग तो किए लेकिन अलग हो गए थे उनसे, हमको अपने में मत शामिल किए, ऐसा उनका कहना था। तो हमने ये, क्योंकि एसएससी में भी अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट फॉलोज फेटलिज्म या फिर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसिटिज्म। आंसर वॉज आजीविका। दे प्रैक्टिस सेवियर एसिटिज्म ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड। और फेटलिज्म मतलब फेट पे बिलीव करते हैं, तो ये जो लिखा है किस्मत में वही होना है। वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ स्टिरअप्स इन इंडिया। तो स्टिरअप के बारे में पूछा है, कौन सा सही है। द कोनार्क हॉर्स स्कल्पचर shows a ring stirrup. A broad, probably wooden stirrup appears in Khajuraho sculptures. The iron stirrup was used in the Delhi Sultan's armies from the 13th century onwards. 1 2 3 तो पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आई एम नॉट 100% श्योर, बट मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। बट अगेन ये वाला एक मात्र क्वेश्चन है जिसमें कि आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है। इन द ऋग्वेद संहिता यूज ऑफ द टर्म इशुकृत एंड इशुकारा रेफर टू दी मेकर ऑफ एरोज, स्वॉर्ड्स, वज्र या फिर मेसेस। सही आंसर होगा इशुकृत और इशुकारा, बी ऑप्शन नंबर ए, एरोज, ठीक है, एरो। 108 which of the following does not refer to the bow and arrow as a weapon of war in ancient India? शरंग, कुंटा, कोडांडा या फिर करमुका। तो कुंटा नहीं होगा, बिकॉज कुंटा जो था दैट वाज द काइंड ऑफ स्पीयर, भाला होता था, ये आपका बो नहीं होता था, ठीक है, बो एंड एरो नहीं होता था, तीर कमान नहीं होता था। और व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रेफर्ड टू बाय द टर्म मंजानिक। मंजानिक क्या होता था, तो मंजानिक होता था आपका जिसको पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी। खुद ही सोचो यार,
अब वो क्या ही सोचो जब तक आपको मंजानिक के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा, क्योंकि गन पाउडर तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उस टाइम पे गन पाउडर यूज़ होता ही नहीं था। इन मेडिवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। तो इंडिगो एक्सट्रैक्शन में ग्रेट इंप्रूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि फर्टिलाइजर एनहेंसिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स नहीं। यूज़ ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटास इन मेकिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वेट्स एंड वाटर प्रूफ। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन द एहने अकबरी एज वन ऑफ द इंडियन साइंसेज प्रिस्क्राइब्ड बाई अकबर फॉर स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल। तो ये हमारे जो 6 वेदांग होते हैं उनमें से जो ज्योतिष होता है, दैट इज़ नॉलेज, उसके बारे में लिखा गया था। आयन अकबरी जो लिखी थी अबुल फजल ने, जो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, उसमें ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्म्स यूज बाई यूरोपियंस इन वॉरफेयर इन इंडिया, कौन से स्थितियाँ सही हैं? द फ्लिंट लॉक मस्केट्स कुड वर्क इवन ऑन वेट वेदर। द एडिशन of bayonet made musket a more effective and dangerous weapon is close combat, or the wrought iron cannon barrels were easy to move and maneuver। इसमें पहली बात तो ये तीसरा वाला गलत होगा, क्योंकि ये बहुत भारी होते थे। इतना आसानी से आप खुद सोचो, लोहे का इतना भयंकर सा कैनन होगा, इट वुड बी इजी टू मूव। हाँ, तो तीनों तो सही नहीं हो सकते हैं, तीनों तो सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देन अगर बात करें फ्लिंट लॉक मस्कट्स कुड वर्क इवन इन वेट वेदर, नो 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 नो। वेट वेदर में क्या होगा, इनमें लग जाएगी जंग, और ये वेट वेदर में जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो पहला और तीसरा दोनों गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है स्टेटमेंट। द एडिशन ऑफ बेयोनेट मेड अ मस्कट अ मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन इन क्लोज कॉम्बैट, तो दूसरा सही होगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट पूछा गया है कात्यायन के बारे में, तो ही कंटेम्प्रेरी थे पनिनी के, पतंजलि के थे, पतंजलि और पनिनी के बीच में थे, या फिर वो दोनों लोग के बाद में आए थे। तो पनिनी जी से पहले तो कोई आया ही नहीं था, ठीक है। तो पनिनी जी और पतंजलि महाभाष्य जो उन्होंने लिखी थी, है ना, अगर आपको याद हो तो ये भी आपके रफली 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे हो रही है, बात हो रही है पतंजलि उसी टाइम के हैं। अगर आपको याद हो पुष्यमित्र सुंग के टाइम के कंटेम्प्रेरी थे पतंजलि। आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग वैदिक गॉडेस इज करेक्ट? उषा रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, नो। बिकॉज उषा जो होती हैं, एक सेकेंड, उषा तो आपकी गॉडेस ऑफ डॉन होंगी, ठीक है। सिनी वाली बेस्टोज चिल्ड्रन, ये सही है आपका। अदिति गॉडेस ऑफ डॉन नहीं होंगी, उषा होती हैं। अदिति इज नोन एज गॉडेस ऑफ गॉड्स, ठीक है, गॉडेस ऑफ गॉड्स। भगवान सूर्य की क्या है? भगवान सूर्य की जो है ये मम्मी है। राका इज अ गॉडेस ऑफ स्पीच, ओके, करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राइट, वैसे तो इनको राका को इफ नॉट रॉन्ग गॉडेस ऑफ मून बोला जाता है, गॉडेस ऑफ मून। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट? शी वॉज कन्वर्टेड बाई बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थर्स्टी याक्षी टू बेनेवलेंट मैटरनल फिगर। तो ब्लड थर्स्टी मतलब खून के प्यासी याक्षी से बेनेवलेंट मैटरनल फिगर में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि एक चिल्ड्रन लविंग हो। तो पहला वाला सही है आपका यहाँ पर। शी इज़ द फेमिनिन पर्सनिफिकेशन ऑफ विजडम, ओके, नहीं, ठीक है, पहला सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंश। It appeared in recognizable forms in the 6th century. It developed out of mixture of regional vernaculars with the Prakrit and Sanskrit. अपभ्रंश, ठीक है। तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेज में से एक है आपकी, और पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु कंपोज्ड जैन विलास अ हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर इन द टाइम ऑफ जैनुल आबिदीन। तो जैन विलास किसने कंपोज किया? भट्टवतर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। और इन्होंने जो रेफरेंस लिया था वो जो शाहनामा लिखी थी, शाहनामा किसने लिखी थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तो उसका रेफरेंस लेते हुए उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी थी। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द आमिर खुसरो प्रेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? ये भी हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। नू सिफिर आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई किताब है। तूते हिंद का टाइटल किसने दिया था आमिर खुसरो को, जरा बताइए, जिनको फादर ऑफ कवाली के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन इन द अर्ली 18th सेंचुरी बाई द बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य ने? कौन सा इसमें लिखा था? धर्ममंगल, शिव संकीर्तन, मानसिम्हा, या फिर विद्या सुंदर?
तो धर्म मंगल जो इन्होंने लिखा ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वॉज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर। तो अशोक का एम्पायर कुछ इस तरह से था, ठीक है। जो ये ब्रह्मपुत्रा वैली वाला पार्ट है ये नहीं था अशोक के उसमें। तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पूरी टफ थी, हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो, और यहाँ पर जो मैंने करवाए थे ये, ठीक है, ये सब आसान ही थे आपके, ये चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन यहाँ पर, पांच वो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ कि वहाँ पर काम नहीं करता दिमाग, ठीक है, कोई बात नहीं है, ज्योतिष वाला भी मान सकता हूँ, लेकिन ये भी किया जा सकता था, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 और 8, 8 क्वेश्चन किए जा सकते थे, हिस्ट्री के डुएबल थे। और 9, ये वाला अगर मैं जोड़ लूँ तो 9 टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन डुएबल थे आपके हिस्ट्री में जो हम लोगों ने पढ़े थे उस हिसाब से। तो यहाँ पर होता है हमारा पूरा जो पेपर है वो ख़त्म। अब आप कमेंट करके ये बताइए, ठीक है, कि आपका कितना क्या सही हुआ, आपने मार्क्स अपने जोड़े तो टोटल मार्क्स आपने कैलकुलेट किए, टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था। और कुछ सी क्वेश्चन में कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई वुड अगर मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो आई वुड क्लैरिफाई इट। और बाकी जो हम लोगों ने चीज़ें करी थी, वैसे तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो जीके 3.2 बैच किया था अपने एसएससी के लिए, उसी से अगर आप किसी ने शिद्दत के साथ पढ़ा होगा तो जीके आराम से क्लियर किया जा सकता था सिर्फ वही पढ़ के, है ना। बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।